अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम 7वीं जमात के साइंस सब्जेक्ट में सबक नंबर 3 रेशे और इनकी मसनूआत फाइबर टू फैब्रिक के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। ऊन यानी उलन और रेशम यानी सिल्क के रेशों से धागे और धागों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं आज मालूम करेंगे। ऊन और रेशम के रेशे जानवरों से हासिल होते हैं। ऊन भेड़िया याक के बालों यानी फ्लीस से हासिल होती है और रेशम के रेशे रेशम के कीड़े के कोकून से हासिल होते हैं। जानवरों के रेशे ऊन और रेशम। अब ऊन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ऊन भीड़, बकरी, याक और कुछ दूसरे जानवरों से हासिल होती है। ऊन पैदा करने वाले इन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं। इन जानवरों के ऊपर बालों की एक घनी परत क्यों होती है? बाल हवा की बड़ी मिक़दार को रोक लेते हैं और हवा हरारत की कमज़ोर मौसल है। इस तरह बाल इन जानवरों को गर्म रखते हैं। ऊन बालों वाले रेशों से ही बनाई जाती है। माँ बाप का इंतखाब ख़ास तौर पर ऐसी नस्ल तैयार करने के लिए किया जाता है जिनके सिर्फ नफीस ज़ेरीं बाल ही होते हैं। ऐसी ख़ासियतों वाली भीड़ों को हासिल करने के लिए माँ बाप के इंतखाब के तरीक़े को मुंतखब नस्ल की अफजाइश कहा जाता है। जिन जानवरों से ऊन मिलती है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भीड़ों की मुख्तलिफ़ नस्लें पाई जाती हैं। बहरहाल भीड़ों के बाल ही ऊन का तन्हा ज़रिया नहीं है। अलबत्ता आम तौर पर बाज़ार में दस्तयाब ऊन भेड़ों की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। अंगूरा ऊन अंगूरा भीड़ों से हासिल होती है जो पहाड़ी इलाक़ों जैसे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। ऊन बकरियों के बालों से भी हासिल होती है। कश्मीरी बकरी का ज़ेरीं फ़र बहुत नरम होता है। इससे उम्दा किस्म की शालें बनती हैं जिन्हें पश्मीना शालें कहा जाता है। ऊँटों के जिस्म पर पाया जाने वाला फ़र यानी बाल भी ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लामा और अल्पाका जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं और ऊन देते हैं। रेशों से ऊन बनाने का तरीक़ा। जिस ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं या जिससे शालें बनाई जाती हैं वो एक लंबे अमल का नतीजा है। पहला मरहला खाल की बहुत बारीक परत के साथ साथ भीड़ के जिस्म से बाल उतार लिए जाते हैं। इस अमल को मूंढना या शेयरिंग कहा जाता है। इस काम के लिए कुछ ऐसी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जैसी नाई इंसानों के बाल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम हालात में बाल गर्मियों के मौसम में मूंढे जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बालों की परत के बग़ैर भी भीड़ें ज़िंदा रह सकती हैं। इन बालों से ऊनी रेशे हासिल होते हैं। फिर इन ऊनी रेशों से ऊनी धागा या यान हासिल करने के लिए इनको एक और अमल से गुज़रना पड़ता है। बालों के मूंढने से ये भीड़ें ज़ख्मी नहीं होती। फाइबर्स क्या होते हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये लंबे धागे होते हैं। लंबे धागे जिन्हें यान में बदला जा सकता है। और यान क्या होता है? यान लंबे कंटिन्यूअस धागे होते हैं जिन्हें सीधे फैब्रिक्स में बुना जा सकता है। और फैब्रिक वो कपड़ा होता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। इसका मतलब यान को बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है और इस फैब्रिक को काटकर और सिलकर कपड़े बनाए जाते हैं। तो फाइबर्स धागे होते हैं जिनसे लंबे और कंटिन्यूअस धागे बनते हैं जिन्हें यान कहते हैं। इन यान को बुनकर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। इन फैब्रिक्स को सी के कपड़े बनाए जाते हैं। है ना ये सिंपल? तो फैब्रिक फ्लीस से फाइबर्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, हमें इन 6 सरल स्टेप्स को याद रखना होगा। वो हैं शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेटनिंग। चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं जो शेयरिंग है। इसका मतलब है फ्लीस को एनिमल शरीर से निकालना।
जैसे हम मनुष्य अपने बाल काटते हैं या जिस तरीके से हमारे पिता अपनी दाढ़ी शेव करते हैं, उसी तरह से फ्लीस इन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। क्या इससे बहुत दर्द होता है? सोचिए कि पिताजी शेव कर रहे हैं और गलती से वो हिल जाएं, तो इस केस में ब्लेड उन्हें स्क्रैच कर देगा। हालांकि शेविंग में कोई दर्द नहीं होता। उसी तरह अगर वूल ध्यान से शरीर पर से निकाली जाए तो जानवरों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला स्टेप है स्काउरिंग। अब जानवर आजाद है। इस स्टेप से हम उन्हें फिर से शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ फ्लीस पर ध्यान देंगे जो हमें मिली है। अब अगर कोई नया ऑब्जेक्ट घर में लाया जाता है तो उसे यूज करने से पहले हम क्या करते हैं? अगर मुमकिन हो तो हम उस पर मौजूद किसी भी गंदगी को हटाने के लिए इसे धोते हैं। उसी तरह इस स्टेप में फ्लीस को भी अच्छे से धोया जाता है। बड़े बड़े टैंक्स में फ्लीस को डाला जाता है और धोया जाता है। ये किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी जैसे कि गंदगी या धूल को निकालने के लिए किया जाता है। अब साफ मटेरियल को जमा किया जाता है और अगले स्टेप के लिए लेकर जाया जाता है, जो कि सॉर्टिंग है। हमें इसे सॉर्ट क्यों करना पड़ता है? फ्लीस तो फ्लीस है ना? तो यहाँ किस तरह की सॉर्टिंग की जरूरत है? सॉर्टिंग बहुत ही छोटे और बड़े फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए की जाती है। तो साइज वो पैरामीटर है जो मिले हुए मटेरियल को अलग करता है। अब ये मटेरियल तैयार है फैक्ट्री जाने के लिए, जहां इसे आगे प्रोसेस किया जाएगा। जैसे ही ये फैक्ट्री पहुंच जाता है, मटेरियल्स को पहले बर्ड्स से अलग कर लिया जाता है। बर्ड्स क्या है? ये और कुछ नहीं लेकिन बहुत ही छोटे सूखे हुए सीड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वूल से चिपके होते हैं। आमतौर पर सूखे फल या सीड जैसे स्ट्रक्चर्स जानवरों के स्किन पर चिपके होते हैं। ये अच्छी तरह से धोने के बाद भी फ्लीस से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसे इस प्रोसेस से पहले निकाल दिया जाना चाहिए। तो बर्ड्स को अलग करना मटेरियल की क्लीनिंग एक्टिविटी को पूरा करता है। अब लंबे फिलामेंट्स को बनाए जाने के लिए मटेरियल तैयार है। दूसरे नेचुरल फाइबर्स की तरह ये धागे भी लंबे स्ट्रैंड्स में बदले जाते हैं, जो कि फाइबर्स होते हैं। तो क्या सारे स्टेप्स हो गए? तो क्या हम इन फाइबर्स को यूज करके यान बनाने के लिए तैयार हैं? अभी नहीं। हमें इन फाइबर्स को पहले रंगना होगा। डाइंग हमारे लिस्ट में अगला स्टेप है। हम इन फाइबर्स में सुंदर रंग भरते हैं। ये रंगीन फाइबर्स यान्स में बदले जा सकते हैं। ये हमें हमारे आखिरी स्टेप पर ले आता है, जो है स्ट्रेटनिंग। फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, कोम्ब किया जाता है और मशीनों की मदद से रोल किया जाता है। अंत में ये धागों को खींचता है और इससे यान बनता है। इन यान्स को कई फैब्रिक्स में बुना जा सकता है, जिनके कई यूजेस हैं। स्वेटर से लेके कंबल, यहाँ तक कि कालीनों तक यान को खूबसूरती से उपयोगी प्रोडक्ट्स में बुना जा सकता है। ये था पहली तरह का नेचुरल फाइबर जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, वूल। रेशम। रेशम के रेशे भी हैवानी रेशे ही हैं। रेशम के कीड़े रेशम के रेशों को बुनते हैं। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना पीलावरी यानी सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के परवाने की सवाना हयात। रेशम के परवाने की मादा अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा को पहल रूप कैटरपिलर्स या रेशम का कीड़े सिल्कवर्म कहा जाता है। इनका साइज़ बढ़ता रहता है और जब ये पहल रूप अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले में दाखिल होने के लिए तैयार होता है तो ये अपने रहने के लिए एक जाल बुन लेता है। इस वक्त ये अपना सर इधर उधर घुमाता है, जिससे अंग्रेज़ी अदद 8 की शक्ल बनती है। 8 सर की इन्हीं हरकत के दौरान पहल रूप एक रेशे का अफराज करता है, जो प्रोटीन का बना होता है, जो हवा में आने से सख्त हो जाता है और रेशम का रेशा बन जाता है। फिर जल्दी ही पहल रूप मुकम्मल तौर से ख़ुद को रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा इस तरह रेशम के रेशे से ढक लेने को कुकून कहते हैं। कुकून के अंदर प्यूपा मज़ीद नशोनुमा पाकर परवाने की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
रेशम यानी सिल्क के रेशे का इस्तेमाल रेशमी कपड़ा बनने के लिए किया जाता है। रेशम का मुलायम धागा ऐसा ही मजबूत होता है जैसे फौलाद का धागा। रेशम का मुलायम धागा रेशम के परवाने के कोकून से हासिल होता है। रेशम के परवानों की भी किस्में हैं जो देखने में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और इसीलिए इनसे जो धागा हासिल होता है वो अपनी बनावट यानी मोटा, चिकना, चमकदार होते हैं। इस तरह तसर सिल्क, मोगा कि सिल्क सिल्क के फैब्रिक्स कहाँ से मिलते हैं? क्या ये कोई पौधे से मिलते हैं या फिर कोई जानवर से? जी हाँ, एक जानवर से। ये छोटा सा वर्म जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, ये हमें सिल्क के धागे देता है। लेकिन हमें ये धागे इतने छोटे से जीव से कैसे मिलते हैं? और ये छोटा सा जीव हमें कितने धागे दे सकता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले स्टेज में मादा मॉथ पत्तों पर अंडे देती है। मॉथ्स कौन से पौधों के पत्ते को चुनते हैं? पौधे जैसे कि मलबेरी के पत्तों को चुना जाता है। तो एग स्टेट पहला स्टेज है। अगले स्टेज में अंडे लार्वे में विकसित होते हैं। लार्वे कुछ ऐसे दिखते हैं। जी हाँ, ये वर्म जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लार्वे मलबेरी पत्तों को खाकर साइज में बढ़ते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। लार्वे की ग्रोथ स्टेज का एक साइंटिफिक नाम है, इसे इंस्टार कहते हैं। इंस्टार का मतलब कि इंसेक्ट लार्वा के दो मोल्टिंग प्रोसेसेस के बीच का फेज। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लार्वे फर्स्ट इंस्टार में बढ़ते हैं, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार एंड सो ऑन, जब तक ये खुद को पर्याप्त भोजन नहीं खिला लेते। एक बार जब लार्वे पर्याप्त मात्रा में खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि पत्तियां हैं, वे अगले स्टेज में प्रवेश करते हैं। ये स्टेज उनका रेस्टिंग स्टेज है। तो रेस्टिंग के लिए उन्हें अपने चारों ओर एक आरामदायक कवर चाहिए होगा, जैसे कि सोते समय हमें कंबल की जरूरत होती है। उसी तरह इन लार्वे को भी अपने चारों ओर एक कवर की जरूरत होती है। यही वो वक्त होता है जब वे अपने मुंह से स्लाइमी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स सिक्रीट करते हैं। ये इन धागों को सिक्रीट करते समय अपना सिर सभी दिशाओं में घुमाते हैं। इस मूवमेंट के कारण धागों का एक मोटा कोट उनके पूरे शरीर के चारों ओर बन जाता है। इस कोट को कुकून कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कुकून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही वो स्ट्रक्चर है जो हमें सिल्क के धागे देता है, जिसे हम बाद में प्रोसेस करते हैं। कुकून बन जाने के बाद इसके अंदर का लार्वा रेस्ट करना शुरू कर देता है और ये अपने लाइफ साइकिल के अगले स्टेज में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा स्टेज कहते हैं। प्यूपा स्टेज में ऑर्गेनिज्म से सील होता है, जिसका मतलब कि वो आमतौर पर नहीं हिलता और ये वो ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर देता है जो अडल्ट मॉथ्स में होते हैं। तो यहाँ प्यूपा कुकून में रहता है और अडल्ट में डेवलप होना शुरू होता है। इसके पूरी तरह डेवलप होने के बाद अगला स्टेज है अडल्ट स्टेज। मैच्योर मॉथ अब कुकून तोड़कर उड़ने के लिए तैयार है। ये एक सिल्क वर्म का पूरा लाइफ साइकिल है। तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि सिल्क इन जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है? कुकून सिल्क के धागों का मेन सोर्स है। जैसे ही प्यूपा एक बार अडल्ट बन जाता है और कुकून छोड़कर उड़ जाता है, कुकून्स को जमा किया जा सकता है और धागों को प्राप्त किया जा सकता है। कुकून में मौजूद धागे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये स्टील के धागों जितने स्ट्रांग होते हैं। इन धागों को आगे प्रोसेस करने से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। ये थे सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के 4 मुख्य डेवलपमेंटल स्टेजेस। पहले आते हैं अंडे, फिर लार्वल स्टेज, उसके बाद प्यूपल स्टेज और अंत में अडल्ट स्टेज, जहां मैच्योर मॉथ्स कुकून से उड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये कुकून्स कहां से और कैसे मिलते हैं? क्या हमें जंगलों में जाना पड़ता है जहां मलबेरी पेड़ होते हैं, या कोई दूसरा तरीका है इन्हें प्राप्त करने का? सिल्क वर्म्स को खास खेतों में पाला जाता है। इन सिल्क वर्म्स को पालना ही अपने आप में एक लाभदायक इंडस्ट्री है। सिल्क वर्म्स के कल्चरिंग की प्रैक्टिस को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये बताता है कि सिल्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिल्क को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें सिल्क वर्म्स को बड़े स्केल पर रियर करना होगा। सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म्स को रियर या कल्चर करने की प्रोसेस को
सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में बहुत मेहनत लगती है। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। मादा मौत अंडे देती है जो लार्वल स्टेज तक बढ़ते हैं, जिसका मतलब कि अंडे फूटने के बाद उनसे कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म्स पाए जाते हैं। उन्हें खाने के तौर पर और बढ़ाने के लिए ताजा मलबरी पत्ते दिए जाते हैं। लार्वे कई पत्ते खा लेते हैं और अगले इंस्टार्स में डेवलप होते रहते हैं। फिर वो स्टेज आता है जहां वो मलबरी पत्ता खा लेने के बाद अगले फेज में प्रवेश करते हैं। ये प्यूपल स्टेज होता है। अब पूरी तरह से बड़े हुए लार्वे अपने शरीर के चारों ओर एक कोट बना लेते हैं और अंदर आराम करते हैं। और ये कैसे किया जाता है? अगर हम सिर्फ एक कैटरपिलर यानी सिल्कवर्म पर फोकस करें और उसे ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि वो नंबर 8 की शेप में मूव करता है और अपने सिर को इस 8 शेप फिगर में घुमाते समय ये चिपचिपा सलाइवा सिक्रीट करता है जो उसके शरीर के चारों ओर एक कोट बना देता है। ये चिपचिपा सलाइवा जब हवा के संपर्क में आता है तो ये सख्त होने लगता है और एक मोटी कवरिंग बनाता है जिसमें उलझे हुए सख्त फाइबर्स होते हैं। इसे हम कुकून कहते हैं। अब सिल्क के धागों को प्राप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक वायलेंट मेथड है जिसमें कुकून्स को सीधे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे अंदर मौजूद जीव मर जाता है। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्या हम अडल्ट मॉथ्स के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि वे कुकून को खोलकर उड़ जाएं? खैर, यही तो मुख्य पॉइंट है। अगर मॉथ्स को उड़ने दिया जाए तो कुकून भी टूट जाएगा, जिसका मतलब कि धागे भी टूट जाएंगे। इसलिए धागों को सुरक्षित रखने के लिए और लंबे फिलामेंट्स को प्राप्त करने के लिए ये तरीका ज्यादातर इंडस्ट्रीज में अपनाया जाता है। दूसरा तरीका है ह्यूमन टच के द्वारा, जहां प्यूपास को मॉथ्स में बदलने दिया जाता है और उड़ने दिया जाता है। ये खाली कोकून पीछे छोड़ देते हैं जिसे बाद में और आगे प्रोसेस किया जाता है। उसी तरह से हम कोकून्स को काटकर खोल सकते हैं और प्यूपा को बचा सकते हैं। फिर इसे कोकून के बाहर एक मैच्योर अडल्ट में विकसित होने दिया जा सकता है। इन दोनों ह्यूमेन प्रोसेसेस से प्राप्त किए गए सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा सिल्क कहा जाता है। इसका नाम ही इसे एक्सप्लेन कर देता है। सिल्क जिसे पीसफुल तरीके से प्राप्त किया गया है। चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया गया हो, अगला जरूरी स्टेप है सिल्क फाइबर्स को इन कोकून से प्राप्त करना। तो ये कैसे किया जाता है? कोकून्स को उबलते हुए पानी में डालने से धागे आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कोकून्स को स्टीम करना या फिर धूप में सुखाना। कोकून से सिल्क धागों को प्राप्त करने के इस प्रोसेस को सिल्क की रीलिंग कहा जाता है। आजकल तो रीलिंग के इस प्रोसेस के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। जैसे ही उलझे हुए धागे अलग हो जाते हैं, ये और आगे प्रोसेस किए जाते हैं सिल्क यार्न्स बनाने के लिए। और ये यार्न्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, यार्न्स का उपयोग फैब्रिक्स को वीव यानी कि बुनने में किया जाता है। सिल्क का फैब्रिक काफी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिखने में आकर्षक और उच्च शक्ति के साथ सिल्क फैब्रिक्स के चार्ट में सबसे ऊपर आता है।